जी, आज का हमारा चैप्टर है जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सिर्फ जर्नल पढ़ेंगे कि जर्नल कैसे बनाते हैं और जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो रूल्स हैं वो हमने पिछले लेक्चर्स में ही पढ़े हैं, जो मेरे चैनल पर भी लेक्चर पढ़ा हुआ है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का। यानी हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन करके भी देख सकते हैं कि एंट्री में डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। फिर भी कुछ रूल्स रिवाइज कर देता हूँ मैं आज, और कुछ पेट रूल्स भी आपको बताता हूँ जो हमेशा सेम रहेंगे एंट्री पास करने के लिए। इनमें सबसे पहले जी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर नेचर हमने पहले ही पढ़ा था। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन सी है और उनकी नेचर क्या है। तो हमने पढ़ा था कैपिटल लायबिलिटीज इनकम, इनकी रिकॉर्डिंग हमेशा हम क्रेडिट साइड पे करते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनकी रिकॉर्डिंग हम हमेशा डेबिट साइड पे करते हैं। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास 5 हैं, जिनमें से 3 की रिकॉर्डिंग हम क्रेडिट में करेंगे और 2 की रिकॉर्डिंग हम डेबिट में करेंगे। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि क्या इनकी रिकॉर्डिंग हमेशा कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम की क्रेडिट में और एसेट एक्सपेंसेस के डेबिट में होगी। तो हमने भी पढ़ लिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए रूल है कि अगर इंक्रीज होगा तो फिर इनकी नेचर सेम रिकॉर्ड रहेगी, रिकॉर्डिंग सेम रहेगी, और अगर डिक्रीज होगा तो हम इनकी नेचर को चेंज कर देंगे। यानी अगर कोई एसेट इंक्रीज होता है तो रिकॉर्ड उसे डेबिट में ही करेंगे क्योंकि उसकी नेचर डेबिट है। लेकिन अगर एसेट डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम डेबिट की बजाय क्रेडिट कर देंगे, उसकी नेचर को चेंज कर देंगे। तो ये रूल्स आपने जहन में रखने हैं, जिसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का लेक्चर भी बना के यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हुआ है। तो यहाँ तो ये रूल्स के जरिए आप एंट्रीज कर सकते हैं, या कुछ आपको पेट रूल्स भी बता देता हूँ जो आपको क्विक डिसीजन करने में मदद देंगे कि किसको हमने डेबिट करना है और किसको हमने क्रेडिट करना है। तो वो देख लेते हैं कौन से रूल्स हैं। तो सम पेट रूल्स हैं फॉर पासिंग जर्नल एंट्री। जिसना देखें, व्हेन बिजनेस इज स्टार्टेड और इन्वेस्टमेंट मेड इन ओन बिजनेस, जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है या अपने ही कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी है, देन कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो याद रखना है कि फिर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट किया करेंगे। जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। फिर है व्हेन द ओनर विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, जब ओनर अपने इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से कुछ निकाल ले, पैसे या चीजें निकाल ले, देन ड्राइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड। और याद रखिएगा, इन्होंने हमेशा इधर ही रिकॉर्ड होना है। जैसा कैपिटल है ये हमेशा क्रेडिट ही होगा और ड्राइंग्स ने हमेशा डेबिट ही होगा। तो एक्चुअली मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगी अपने एंट्रीज पास करने में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन गुड्स आर परचेज, जब भी चीजें खरीदनी है, दी परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड। तो परचेजेस अकाउंट को हमने डेबिट करना है। जब भी हम परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो याद रख लें डेबिट किस नाम से करना है। अगर गुड्स खरीदें तो हमने परचेजेस अकाउंट के नाम से करना है। फिर है नंबर 4, व्हेन एनी एसेट अदर देन गुड्स, जब गुड्स के अलावा कोई एसेट इज परचेज, एसेट खरीदेंगे, देन दैट एसेट अकाउंट इज डेबिटेड बाय इट्स नेम। तो फिर हम उस एसेट के अकाउंट को उसके नाम से डेबिट करेंगे। तो याद रख लें, जब भी कोई एसेट खरीदना है तो डेबिट हम एसेट को करेंगे, और अगर गुड्स खरीदनी है तो डेबिट हम परचेजेस को करेंगे। तो देखें, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब चीज़ें बेची जाएंगी, देन सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो सेल के लिए याद रख लें, जब भी गुड्स सेल करनी है तो हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। जब भी सेल करते हैं तो क्रेडिट ही होता है। डिसीजन ये है कि किस नाम से करना है। तो अगर गुड्स हो तो सेल के नाम से, अगर गुड्स के अलावा कोई एसेट हो तो फिर एसेट के नाम से। सेम वैसा ही रूल है जिस तरह हमने परचेज के लिए पढ़ा था। तो नंबर 6 देखते हैं, कहते हैं व्हेन एनी एसेट अदर देन गुड्स इज सोल्ड, कहता है गुड्स के अलावा कोई एसेट सेल कर रहे हैं, देन दैट एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय इट्स नेम। तो फिर हमने उस एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है उसके नेम से। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, कहता है व्हेन एनी एसेट इज कमिंग इनटू बिजनेस, जब भी कोई एसेट बिजनेस में आ रहा हो। तो एसेट्स के लिए रूल है कि जब भी कोई बिजनेस में एसेट आता है, देन डेट एसेट अकाउंट इज डेबिटेड। तो फिर हम एसेट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। यानी अगर कोई एसेट बिजनेस में आए तो हम उसे डेबिट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं व्हेन एनी एसेट इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, अगर कोई एसेट बिजनेस में से जा रहा हो, देन डेट एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड।
तो एसेट का रूल सिंपल याद रख लें, जब कोई एसेट बिजनेस में से जाए तो क्रेडिट करना है, और अगर कोई एसेट बिजनेस में आए तो उसे डेबिट करना है। तो एसेट के लिए बड़ा आसान सा रूल है। अब एसेट कौन कौन से हैं ये आपको एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। नंबर 9 और 10 में पर्सन का रूल है। नंबर 9 पढ़ लेते हैं, कहता है काउंट ऑफ रिसीविंग पर्सन इज डेबिटेड। अगर रिसीविंग पर्सन हो यानी ऐसा पर्सन जो कोई चीज रिसीव कर रहा है या पैसे रिसीव कर रहा है तो उसे हम डेबिट किया करेंगे। और नंबर 10 अकाउंट ऑफ गिविंग पर्सन, अगर कोई पर्सन कोई चीज दे रहा है यानी वो गिविंग पर्सन है तो हम उसे क्रेडिट किया करेंगे। ये रूल याद रखना है, रिसीव करने वाले पर्सन को डेबिट करना है, गिविंग पर्सन को क्रेडिट करना है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चलेगा कि जो हमें नेम गिवन है वो रिसीविंग है या गिविंग है। नंबर 11 इनकम्स का रूल है कि जो इनकम्स हैं ये हमेशा आपने क्या करनी है? क्रेडिट करनी है बाय इट्स नेम, यानी जब भी इनकम आए उसे आपने क्रेडिट करना है। और कैसे पता चलता है इनकम है? जब हम पैसे रिसीव कर रहे होंगे वैसे पता चल जाएगा, या फिर आपको एग्जांपल्स याद होनी चाहिए कि इनकम की एग्जांपल्स कौन कौन सी थी। एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंस का रूल क्या है कि कभी जब एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंस का रूल क्या है कि जब भी कोई एक्सपेंस आए तो हम उसे डेबिट करेंगे बाय इट्स नेम। फिर से वही बात, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंस है? तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल्स याद करनी है, या पेड के वर्ड से पता चलेगा कि एक्सपेंस है। बाज़ दफ़ा पेड का वर्ड दूसरे सिनेरियो में भी यूज़ हो जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है फिर कि भाई अब एक्सपेंस की बात हो रही है किसी और चीज़ की बात हो रही है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आपको एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स याद नहीं है वो मेरा पहला लेक्चर पढ़ा होगा यूट्यूब चैनल पे व्हाट इज अकाउंटिंग के नाम से, वो जाके सुन लें। उसमें मैंने सारी इनकम एसेट लाइबिलिटीज इन सब चीज़ों की जो है एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस की हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए ताकि आप एंट्री क्लियरली पास कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वो जिनमें हम पैसे पे करते हैं, एक वो जो उधार है यानी पैसे भी हमने पे नहीं किए, इन फ्यूचर करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्योंकि अगर तो कैश ट्रांजैक्शन होगी तो हम कैश के नाम से अकाउंट बनाएंगे, और अगर कैश ट्रांजैक्शन ना हुई, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई, तो हम कैश की बजाय पार्टी के नाम से अकाउंट बनाएंगे। तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन गिवन कौन सी है। तो उसके लिए आपको निशानियाँ बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको निशानियाँ बता देता हूँ, वो निशानियाँ आपने याद रखनी है। ये निशानियाँ हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, अगर इनमें से कोई वर्डिंग होगी तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगी, यानी हम पार्टी का नाम लिखेंगे। तो वर्डिंग्स टू रिमेंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इनमें से कोई वर्डिंग आ जाएगी तो हम पार्टी नेम लिखेंगे, अदरवाइज हम कैश लिखा करेंगे। तो देखें, कहता है इन केस ऑफ फॉलोइंग वर्डिंग्स वी मस्ट रिकॉर्ड पार्टी नेम इंस्टेड ऑफ कैश, कैश की जगह हमने पार्टी नेम रिकॉर्ड करना है। पहली निशानी क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन में पार्टी नेम लिख दें, जिस तरह मिस्टर अली, मिस्टर एबीसी, ब्रदर्स एंड कॉर्पोरेशन, कोई भी इस तरह नाम दे दे तो हमें पता लग जाना चाहिए कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है यानी कैश नहीं आएगा उसमें। नंबर 2, ऑन अकाउंट लिख दें, ऑन क्रेडिट या डेबिट लिख दें, बिल कस्टमर लिख दें। तो ये वो निशानियां हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमने रिकॉर्डिंग करते वक्त अकाउंट कौन सा बनाना है, कैश का बनाना है या पार्टी नेम का बनाना है। अब मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट बता देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, एंट्रीज पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले जर्नल का फॉर्मेट देख लेंगे, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है जी। तो देखें, सबसे पहले नेम लिखना होता है हमने बिजनेस का, अगर गिवन हो, नहीं हो तो मैसेज नेम लिख दें। फिर टाइटल लिखना है बुक का नाम जर्नल, फिर फॉर द ईयर एंडेड तारीख लिखनी है। तो ये सबसे पहले टाइटल लिखना है अपने जर्नल का। फिर इसके कॉलम्स होते हैं हमारे पास, पहला डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। ये अब आपकी मर्जी है, जिससा मैंने लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो मैंने रुपीज के हेडिंग दे के उसके नीचे डेबिट क्रेडिट अलग-अलग लिख दिया है। आप चाहें तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं, रुपीज डेबिट और रुपीज क्रेडिट, यानी रुपीज का वर्ड दोनों के साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो देख लें, जर्नल के 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, डेट मीन्स तारीख लिखनी है। फिर है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स मीन्स जहां आपने एंट्री पास किया करनी है, अपनी रिकॉर्डिंग किया करनी है। एल एफ मीन्स लेजर फॉलियो, यहाँ पे जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो जो हमारे लेजर्स होते हैं उसका पेज नंबर यहाँ आता है, लेकिन पेपर में आपने इस कॉलम को खाली छोड़ना है। फिर हमारे पास नंबर 4 कॉलम आ जाएगा डेबिट का, और नंबर 5th कॉलम आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट का। तो टोटल 5 कॉलम होते हैं जनरल में।
अगर डेट गिवन हो आपके पास तो डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे, अगर नंबरिंग गिवन हो तो डेट के कॉलम में नंबरिंग लिखेंगे। फिर आपने एंट्री पास किया करनी है। एंट्री पास करने का तरीकाकार ये है कि जो डेबिट होता है उसे आप ऊपर लिखते हैं। जैसा देखें इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट होगा तो इसे ऊपर लिखा हुआ है और पार्टिकुलर्स की लाइन के साथ लिखा हुआ है, गैप नहीं छोड़ना। लेकिन जो क्रेडिट होगा उसे डेबिट से निचली लाइन में लिखना है, गैप के बाद लिखना है और टू के बाद लिखना है। टू यहाँ पे ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है टू लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि टू लिखें, क्योंकि वो स्टूडेंट जिनकी राइटिंग क्लियर ना हो या जो गैप बराबर मेंटेन ना कर सकते हो तो एग्जामिनर को कन्फ्यूजन हो जाती है भाई इसने डेबिट क्रेडिट क्या किया हुआ। तो उसके लिए बेटर है कि आप टू का वर्ड यूज करें ताकि निशानी रहे कि जो टू के बाद है वो क्रेडिट होगा। तो देखें क्रेडिट लिखने का तरीका कि जहां पर आपने डेबिट लिखा हो उसके नीचे कम से कम उसके पहले वर्ड जितना गैप देना है। जिससे ऊपर देखें डेबिट में कैश अकाउंट दो वर्ड्स हैं, तो मैंने जो पहला वर्ड कैश है उतना गैप दिया हुआ है, तो कम से कम पहले वर्ड जितना नीचे गैप दे के फिर टू का वर्ड लिख के आगे अकाउंट का नाम लिखना है जिसको हमने क्रेडिट करना हो। अमाउंट लिखने का तरीकाकार क्या होगा, जैसा देखें कैश अकाउंट डेबिट था, एलएफ का कॉलम तो हमने खाली छोड़ना है, उसके आगे रकम डेबिट के कॉलम में लिखनी है ताकि क्लियर रहे कि ये वाला अकाउंट डेबिट है। और जो क्रेडिट वाला होगा यानी जिसे हमने नीचे गैप के बाद और टू के बाद लिखा होगा उसकी अमाउंट हमने उसके सामने उसी लाइन के सामने क्रेडिट के कॉलम में लिखा करनी। तो इस तरह से हम अपनी एंट्री लिखा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एंट्री लिखने के बाद डेबिट कार्ड लिखने के बाद उसके नीचे नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या होती है, ये शॉर्ट डिटेल होती है कि हमने किस चीज़ की एंट्री की है। जिस तरह इसमें देखें हमने स्टार्ट बिजनेस की एंट्री की होगी, तो जो मैंने नरेशन लिख दी है वो लिख दी है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो इस तरह से आपने नरेशन लिख के उसके नीचे लाइन लगा दिया करनी है मार्कर से, ताकि एक एंट्री की रिकॉर्डिंग दूसरी एंट्री से सेपरेट हो जाए। सेम इस तरह देखें जब दूसरी एंट्री लिखी है तो फिर उसका नंबर लिख लिया डेट के कॉलम में, उसका डेबिट भी पहले ही लिखना है हमेशा आपने, फिर नीचे उससे क्रेडिट लिखना है, फिर उसके नीचे नरेशन लिखा करनी है। जैसा देखें इसमें गुड सोल्ड ऑन कैश इसकी नरेशन होगी तो मैंने वो लिख दी। एक मजीद बात याद रख लें कि नरेशन जब आपने लिखनी है तो उसके नीचे मार्कर से लाइन लगानी है ताकि एंट्रीज आपस में सेपरेट हो जाएं, मिक्स ना हो। और ये जो लाइन लगानी है सिर्फ पार्टिकुलर्स के कॉलम की हद तक लगानी है, ये लाइन आपकी डेट और डेबिट कार्ड के कॉलम तक नहीं जानी चाहिए। फिर सारी एंट्रीज लिखने के बाद इसी तरह आपने हमेशा एंट्री लिखा करनी है जर्नल में। और सारी एंट्रीज लिखने के बाद जब खत्म हो जाए एंड पे इस तरह से आपने पूरी मार्कर से लाइन करके लगा के क्लोज करना है और एंड पे टोटल लिखा करना है। डेबिट वाला जो कॉलम था उन तमाम वैल्यूज को ऐड करके टोटल में लिख देना है और जो क्रेडिट वाला कॉलम था उन तमाम वैल्यूज को ऐड करके आपने टोटल में लिख देना है। तो ये आपका जर्नल का फॉर्मेट होगा। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि एंट्रीज किस तरह पास करते हैं। अच्छा देखें अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसको हमने डेबिट करना है और किसको हमने क्रेडिट करना है। इस क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जर्नल भी किस तरह बनाना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें मैं फिर आपको सिर्फ एंट्रीज करना बताऊंगा, क्योंकि जर्नल बनाने का फॉर्मेट तो हमेशा सेम रहेगा। आप कोई भी जो है क्वेश्चन कर लें, जर्नल बनाने का तरीका सेम रहेगा। तो बस जर्नल बनाना मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में ही बताऊंगा। बाकी जो एक दो क्वेश्चन मजीद करेंगे प्रैक्टिस के लिए उसमें मैं आपको सिर्फ एंट्री बताऊंगा, क्योंकि मेन चीज़ एंट्री है, एंट्री करनी आनी चाहिए, बाकी जर्नल का मेथड तो वही रहता है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि एंट्रीज में आपको सिर्फ करके दिखाऊंगा सिखाने के लिए, ताकि आप लोग साथ साथ एंट्री सीख लें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जर्नल ही बनाना है, अलग अलग एंट्री रफ नहीं करके आनी। जब भी कभी पेपर में जरूरत पड़े जर्नल की तो आपने जर्नल बनाना है, या वो के पास एंट्रीज तब भी आपने जर्नल ही बनाना है, रफ एंट्रीज पास नहीं किया करनी। अच्छा हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। कहता है पास जर्नल एंट्रीज पास करें। नंबर 1, मिस्टर जी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर जी ने बिजनेस स्टार्ट किया। रूल हमने पढ़ लिया था, जहाँ पे स्टार्ट बिजनेस आए तो कैपिटल अकाउंट आता है और वो हमेशा क्रेडिट होता है। और फिर जिस चीज़ से स्टार्ट करे उसको हम डेबिट किया करेंगे। यानी देखिए कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश बिजनेस में आ रहा है। तो जब एसेट का रूल हमने पढ़ा था, जब भी एसेट कोई बिजनेस में आए तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो जो हमारा डिसीजन निकलेगा, हम कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट और कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो देखिए हमारे पास एंट्री बनेगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट।
इस एंट्री को जर्नल में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया, मैं पहले क्वेश्चन में आपको जर्नल साथ साथ बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों ने जर्नल खुद बनाना है, मैं सिर्फ एंट्री बताऊंगा, क्योंकि जर्नल बनाने का फॉर्मेट एक जैसा ही रहता है, इसलिए उसे एक दफ़ा लिख लें। तो देखें, जब हमने डिसाइड किया था कैश अकाउंट को डेबिट करना है, तो देखें कैश अकाउंट को हमने ऊपर लिखा है, पहले लिखा है, और मार्जिन लाइन के साथ लिखा है। मार्जिन लाइन मतलब यानी पार्टिकुलर्स की लाइन है, उसके साथ लिखा है। और फिर हमने क्रेडिट वाले को लिखा है टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट आपको मैंने बता दिया था कि डेबिट वाले के नीचे लिखना होता है, गैप दे के लिखना होता है, और टू के बाद लिखना होता है। टू जो इसमें ऑप्शनल है, बेटर होता है कि टू का वर्ड यूज़ कर लें जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है या जो गैप मेंटेन नहीं कर सकते, वो टू यूज़ कर लिया करें, ताकि क्लियर हो जाए कि डेबिट वाला कौन सा है और क्रेडिट वाला कौन सा है। तो देखें, कैश अकाउंट डेबिट है, उसकी अमाउंट को हमने डेबिट के कॉलम में लिखा, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, उसकी अमाउंट को हमने क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा, और उसके नीचे शॉर्ट डिटेल लिखा करनी है आपने, जिसे हम कहते हैं नरेशन। तो ये शॉर्ट डिटेल आपने ट्रांजैक्शन में से ले लिया करनी है। इसमें मैंने लिख दिया एंट्री हमने की है बिजनेस शुरू करने की, तो मैंने नरेशन लिख दी है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो ये शॉर्ट डिटेल लिख देनी है आपने, ताकि अंदाजा हो जाए किस चीज़ की एंट्री की है। तो शॉर्ट डिटेल के नीचे से आपने मार्कर से अंडरलाइन कर देना है, ताकि एंट्री सेपरेट हो जाए। सिर्फ अंडरलाइन पार्टिकुलर्स के कॉलम को करना है, डेट एल एफ रुपीज़ वाले कॉलम तक आपने वो मार्कर की लाइन नहीं लेके जानी। तो सिर्फ पार्टिकुलर्स के कॉलम को करना है, क्योंकि हम एंट्री पार्टिकुलर्स के कॉलम में लिख रहे हैं, ताकि एंट्री सेपरेट हो जाए, दूसरी एंट्री से मिक्स ना हो। अब देखते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 2। फिर ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखते हैं। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीजें सेल की हैं कैश पर। रूल हमने पढ़ा था कि जब भी गुड्स सेल करें, कोई भी चीज सेल करें, तो करना हमने क्रेडिट ही है। अब करना किस नाम से है? अगर गुड्स सेल करेंगे तो सेल के नाम से, अगर गुड्स के अलावा कोई एसेट सेल करेंगे तो उस एसेट के नाम से। फिलहाल क्योंकि उसने गुड्स सेल की हैं, तो हम क्रेडिट करेंगे सेल के नाम से, और कैश पर की हैं, कैश एसेट है, बिजनेस में आएगा। चीजें बेचेंगे तो कैश बिजनेस में आएगा। रूल हमने पढ़ा था, जब भी कोई एसेट बिजनेस में आए तो उसे डेबिट करते हैं। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास, कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। हमारे पास जो एंट्री आएगी, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब इसे देख लेते हैं कि हमने जनरल में कैसे लिखा है। देखें, वैसे ही कैश अकाउंट हमने डिसाइड किया था डेबिट है, तो उसे हमने ऊपर लिखा है, और उसकी अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में है। फिर गैप दे के हमने सेल को लिखा है, क्योंकि हमने उसे क्रेडिट करना था, टू के बाद लिखा है, और उसकी अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में है। और उसी तरह उसकी शॉर्ट डिटेल नीचे हमने लिख दी है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ये चीज़ें हमने कैश पर बेची हैं, तो उसकी एक शॉर्ट डिटेल नरेशन की शक्ल में आ जाएगी। वो लिखने के बाद आपने फिर से पार्टिकुलर्स के कॉलम के नीचे अंडरलाइन कर देना है, ताकि नेक्स्ट एंट्री से सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट अदा किया है। तो देखें, पेड के वर्ड से पता चल जाएगा ये एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का रूल हमने ये पढ़ा था कि जो एक्सपेंस है वो हमेशा अपने नाम से डेबिट होते हैं। तो इसमें नाम है एक्सपेंस का ऑफिस रेंट, तो हम लिख देंगे ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट होगा। और क्योंकि एक्सपेंस पे करेंगे तो पैसे बिजनेस में से जाएंगे, तो एसेट का रूल था कि एसेट बिजनेस में से जाए तो वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट हम करेंगे टू कैश अकाउंट को। तो हमारे पास एंट्री आ जाएगी, ऑफिस रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जनरल में देख लेते हैं हमने इसे कैसे लिखा है। ये देखें, ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, ऑफिस रेंट अकाउंट को डेबिट किया है, ऊपर लिखा हुआ है, और उसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में है, और टू कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, नीचे लिखा है अमाउंट उसकी क्रेडिट के कॉलम में, और नीचे उसकी नरेशन शॉर्ट डिटेल लिख दी हमने, ऑफिस रेंट पेड। चलते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ। परचेज टूल्स फॉर ₹7,000 ऑन कैश, टूल्स खरीदे हैं 7,000 रुपये के कैश पर। रूल हमने पढ़ा था परचेज का कि जब भी परचेजेस करें तो हमने डेबिट ही करना होता है। अब किस नाम से? अगर गुड्स खरीदें तो परचेजेस के नाम से, और अगर गुड्स के अलावा कोई और चीज़ खरीदें तो उस चीज़ के नाम से। तो फिलहाल क्योंकि टूल्स खरीदे हैं तो हम टूल्स अकाउंट को करेंगे डेबिट, और कैश पे खरीदे हैं तो कैश बिजनेस में से जाएगा, एसेट जब भी बिजनेस में से जाए तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी हमारे पास,
टूल्स अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। जनरल में जाके देख लेते हैं इसकी एंट्री हमने कैसे की है। देखिए टूल्स अकाउंट को हमने किया है डेबिट 7000 से, डेबिट के कॉलम में रुपीज़ है, रुपीज़ वाले कॉलम में अमाउंट है। टूल्स अकाउंट को देखिए हमने किया डेबिट 7000 से, और टू कैश अकाउंट हमने किया है क्रेडिट 7000 से, क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट है, नीचे नरेशन आ गई है परचेज टूल्स फॉर कैश। ये मैं हर एंट्री के साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि जनरल की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो देख लें, बार बार सेम तरीका ही है, कोई नई बात नहीं है। असल चीज़ है कि आपको एंट्री का डिसीजन करना आना चाहिए कि डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। बाकी जनरल फॉर्मेट में लिखने का तरीकाकार तो वही है। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5, पे वाटर चार्जेस। फिर से पे का वर्ड है, यहाँ से पता चलेगा कि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा अपने नाम से डेबिट होता है। तो वाटर चार्जेस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और फिर से जब एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश बिजनेस में से जाएगा, तो कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो हमारे पास एंट्री आ जाएगी वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इसको भी देखते हैं, लिखने का तरीकाकार वैसे ही होगा इसका भी। तो देखें वाटर चार्जेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, वाटर चार्जेस के अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में ऊपर, नीचे कैश अकाउंट उसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में, और नीचे नरेशन लिख दी हमने पेड वाटर चार्जेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 6, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी ₹550। मिस्टर बी से 5500 रिसीव किए हैं, यानी कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश तो करेंगे हम डेबिट। एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है। जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं वो हमारा खर्चा होता है, और एक्सपेंस हमने पढ़ा है हमेशा अपने नाम से डेबिट होता है। और मिस्टर बी जो है गिविंग पर्सन है, पर्सनस का रूल हमने पढ़ा था, अगर गिविंग पर्सन हो तो क्रेडिट होता है, रिसीविंग पर्सन हो तो डेबिट होता है। देखिए मिस्टर बी पैसे दे रहा है तो ये गिविंग पर्सन होगा, इट मींस मिस्टर बी को हम करेंगे क्रेडिट। तो जो एंट्री का डिसीजन निकलेगा वो कैश अकाउंट तो हम करेंगे डेबिट। इसमें 3 अकाउंट आएंगे, डिस्काउंट अकाउंट को भी हम करेंगे क्रेडिट डेबिट, ये दोनों डेबिट होंगे। डिस्काउंट अकाउंट को भी हम करेंगे डेबिट, और टू मिस्टर बीज अकाउंट होगा क्रेडिट। तो देखें इस एंट्री में 2 डेबिट के अकाउंट आए हैं और एक क्रेडिट का अकाउंट आया है। देखते हैं इसको जनरल में हमने कैसे लिखना है। लिखने का तरीका वही होगा। देखें कैश अकाउंट डेबिट है तो उसे पार्टिकुलर्स की लाइन के साथ से शुरू किया है। पहले इसके नीचे अब क्रेडिट आता था, लेकिन अब 2 डेबिट है। तो देखें डिस्काउंट को भी उसी तरह से लिखा है, क्योंकि ये भी डेबिट है, इसको भी पार्टिकुलर्स की लाइन के साथ से शुरू किया है, और दोनों की अमाउंट को हमने लिखा है डेबिट वाले कॉलम में। कैश की अमाउंट 550, डिस्काउंट की अमाउंट 50, और मिस्टर बी को हमने किया क्रेडिट, तो मिस्टर बी की अमाउंट आ जाएगी क्रेडिट वाले कॉलम में। याद रखना है, जब भी 2-3 अमाउंट इस तरह की गिवन आ जाए और पार्टी नेम हो तो पार्टी नेम के आगे आपने फुल अमाउंट लिखा करनी है। एक मजीद ट्रिक आपको बता देता हूँ डिस्काउंट के वाले से, कि जहाँ कैश जाता है वहीं रिकॉर्डिंग डिस्काउंट की होती है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि डिस्काउंट अलाउ करेंगे, डिस्काउंट पे करेंगे तो वो एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस डेबिट होता है। लेकिन एक ट्रिक भी याद रखना है, अगर एंट्री में कैश डेबिट हो रहा होगा तो उसके साथ डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। अगर किसी एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा होगा और डिस्काउंट का जिक्र आएगा तो उस एंट्री में डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। अब चलते हैं इसी तरह देखिए नरेशन नीचे लिख देनी है हमने कि कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी एंड डिस्काउंट अलाउड। तो जो आपने नरेशन लिखा करनी है जनरल में वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। शॉर्ट के चक्कर में इतनी शॉर्ट नहीं कर देनी कि वो मीनिंगलेस हो जाए। अगर आपको लगता है कि भी मीनिंग पूरा नहीं हो रहा तो आप बड़ी लाइन भी लिख सकते हैं नरेशन में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 7, परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश। ऑफिस सप्लाईज खरीदनी है, ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट होता है। तो हमने रूल पढ़ा था कि गुड्स के अलावा अगर कुछ खरीदें तो उसी के नाम से डेबिट करेंगे, और फिर से कैश पे खरीदेंगे तो कैश बिजनेस में से जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास ऑफिस सप्लाईज अकाउंट को हम करेंगे डेबिट,
और टू कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। और इसको भी लिखने का तरीकाकार जनरल में वही होगा, ऑफिस सप्लाईज को ऊपर लिखेंगे क्योंकि वो डेबिट है और नीचे कैश को लिखेंगे क्योंकि वो क्रेडिट है। तो देखिए हमारे पास जनरल में जब एंट्री लिखेंगे तो आ जाएगा ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट के कॉलम में अमाउंट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट और नीचे नरेशन आ जाएगी परचेज ऑफिस सप्लाईज। अब ट्रांजैक्शन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की। कहता है इशूड चेक टू पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे करने के लिए चेक इशू किया है। एडवर्टाइजिंग हमारा एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग अकाउंट को हम करेंगे डेबिट क्योंकि एक्सपेंस का रूल होता है कि एक्सपेंस हमेशा अपने नाम से डेबिट होता है। और क्रेडिट अब हम कैश नहीं करेंगे क्योंकि देखिए उसने कहा इशू चेक, पैसे देने के लिए कैश नहीं दिया उसने बल्कि पेमेंट थ्रू चेक कर दिए। इट मींस पैसे हमारे बिजनेस में से नहीं गए बल्कि बिजनेस के बैंक अकाउंट में से गए, इसलिए हम अब क्रेडिट भी बैंक अकाउंट को करेंगे। तो ट्रिक याद रख लें, जब भी हम चेक पे कर रहे हों तो कैश की जगह बैंक का नाम आ जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास एडवर्टाइजिंग अकाउंट को करेंगे डेबिट और बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। जी तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो देखिए एडवर्टाइजिंग अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, टू बैंक अकाउंट को कर दिया हमने क्रेडिट और नरेशन आ जाएगी पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। यहाँ पे एंट्रीज आपकी खत्म होगी, फिर आपने टोटल का वर्ड लिखा करना है पार्टिकुलर्स के कॉलम में और टोटल कर लिया करना है। डेबिट वाले कॉलम की तमाम अमाउंट्स को ऐड कर लेना है, उसका टोटल लिखना है, क्रेडिट वाली तमाम अमाउंट्स को ऐड कर लेना है, उनका टोटल लिखना है, जो कि जाहिर है बराबर आएगा क्योंकि जितनी अमाउंट हमने डेबिट में लिखी होती है उतनी अमाउंट ही हमने क्रेडिट में लिखी होती है। यहाँ पे हमारा जनरल कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ एंट्री करना बताता हूँ, जनरल आप लोगों ने खुद बना लेना है क्योंकि जनरल बनाने का फॉर्मेट वही है, रिकॉर्डिंग मेथड वही है, असल चीज़ है कि आपको एंट्री का डिसीजन करना आना चाहिए। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ अफजल कॉर्पोरेशन फॉर द मंथ ऑफ जनरल, यानी जब आप इसका जनरल बनाएंगे तो नेम आ जाएगा अफजल कॉर्पोरेशन, फिर आपने टाइटल लिखना है जनरल और उसके नीचे लिखना है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो देखिए पहली एंट्री है हमारे पास ओपन बैंक अकाउंट। अच्छा पिछला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें नंबरिंग थी, तो डेट के कॉलम में हमने 1 2 3 4 नंबरिंग लिखी थी। इसमें डेट गिवन है जिसका जनवरी 01, तो हम डेट के कॉलम में जनवरी 01 लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखें तो 5 लिखा हुआ है, तो हम जनवरी 5 लिखेंगे, यानी जो भी तारीख गिवन हो आपने वही लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि डेज तरतीब से ही हो, जो भी ट्रांजैक्शन के साथ डेट होगी आपने वो डेट के कॉलम में लिख दिया करनी है और आगे उसकी एंट्री लिख दिया करनी है। तो हम अपनी एंट्रीज देखते हैं क्या होगी। पहली एंट्री में उसने कहा ओपन करंट अकाउंट विद HPL एंड डिपॉजिट कैश देयर इन ₹1,00,000। इतना आप लोगों को अंदाजा होगा अगर आपका बैंक में अकाउंट है कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने की कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती, एक्चुअली जो हम एंट्री करते हैं वो बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त जो पैसे जमा करवाए जाते हैं उसकी करते हैं। तो अगर यहाँ पे वो सिर्फ इतना लिख देता कि ओपन करंट अकाउंट विद ₹1,00,000 तब भी हम यही एंट्री करते, और अगर उसने आगे लिख दिया है डिपॉजिट कैश देयर इन तब भी हम यही एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी कि बिजनेस में से कैश जा रहा है, एसेट का रोल हमने पढ़ा था, कैश जाए तो क्रेडिट हो जाता है, और बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो जब एसेट आए तो डेबिट होता है। तो देखिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट होगा डेबिट, इसे ऊपर लिखना है हमने, डेबिट जैसा हमने पढ़ लिया था ऊपर लिखते हैं, और गैप के बाद 2 के बाद हम क्रेडिट वाला अकाउंट लिखते हैं, तो हमारे पास एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब जब आप इसे खुद से जनरल बनाएंगे तो उसे वैसे ही फॉर्मेट में आपने लिख लेना है। डेट की जगह जनवरी 01 आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट ऊपर लिखेंगे, अमाउंट चले जाएगी डेबिट वाले कॉलम में, उसके नीचे वाली लाइन में हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट चले जाएगी क्रेडिट वाले कॉलम में, और उसके नीचे नरेशन भी लिख देनी है आपने कि ओपन करंट अकाउंट इतना भी लिखते हैं तो आपकी नरेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जनवरी 5, उसने कहा परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, फर्नीचर खरीदा है। परचेज का रूल हमने पढ़ा था, जब भी परचेज करें तो डेबिट करते हैं, अगर गुड्स करें तो परचेजेस के नाम से, गुड्स के अलावा कोई एसेट करें तो उस एसेट के नाम से। क्योंकि फिलहाल फर्नीचर खरीदा है तो हम डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट को, और पेमेंट बाय चेक की है तो क्रेडिट करेंगे हम बैंक अकाउंट को, क्योंकि हमारे पास से पैसे जाने की बजाय बैंक अकाउंट में से पैसे जाएंगे।
तो देखिए हमारे पास एंट्री आ जाएगी फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं एंट्री जनवरी 6 में उसने क्या कैश सेल, चीजें बेची हैं कैश पर। तो सेल का हमने पढ़ लिया था, जब भी सेल हो यानी गुड्स बेचे हैं सेल करें तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, और सेल करेंगे तो कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा। तो एंट्री हमारे पास आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। देखिए मैं डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा हूँ इनके साथ, अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, आपको समझा दी एक बार। जो ऊपर लिखा होता है वो डेबिट होता है, और जो नीचे टू के बाद लिखा होता है वो क्रेडिट होता है। तो हर किसी के साथ डेबिट क्रेडिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब हम जर्नल बनाते हैं तब भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो हमारे पास डेबिट क्रेडिट के कॉलम के अमाउंट्स के कॉलम होते हैं, हमारे पास तब डेबिट और क्रेडिट के कॉलम होते हैं। तो जो अमाउंट डेबिट में लिखी है अंडरस्टूड है वो हम डेबिट कर रहे हैं, और जो अमाउंट क्रेडिट में लिखी है तो वो हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो हर अकाउंट के साथ डेबिट क्रेडिट मेंशन करना जरूरी नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन से पता लग जाएगा कि इनमें से डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें जनवरी 10, उसने कहा है परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, चीजें खरीदी हैं और पेमेंट कर दी है बाय चेक। तो गुड्स खरीदे तो रूल हमने पढ़ा था परचेजेस को डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और पेमेंट बाय चेक किया तो बैंक में से पैसे जाएंगे, बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारे पास जो एंट्री आ जाएगी वो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं हम एंट्री नेक्स्ट में उसने कहा विदड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द ओनर फॉर हिज ओन यूज, यानी पैसे निकलवाए हैं ओनर ने अपने इस्तेमाल के लिए। तो हमने पढ़ लिया था जहां पर ओन यूज आ जाए, ओनर अपने इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए तो वो ड्राइंग्स को शो करता है। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ड्राइंग्स अकाउंट आना है, और पैसे बैंक में से निकलवाए हैं तो बैंक में पैसे कम हो जाएंगे, यानी बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जो हमने पढ़ लिया था कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उसने कहा रिसीव कैश एज डिविडेंड। रिसीव के वर्ड से हमें पता चल जाएगा कि ये इनकम है, तो रिसीव के वर्ड ने इंडिकेट कर दिया कि इनकम है, और इनकम का रूल हमने पढ़ा था कि इनकम हमेशा अपने नाम से क्रेडिट होती है, और क्योंकि कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास कैश अकाउंट टू डिविडेंड अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं उसने कहा विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए, जिस तरह ट्रांजेक्शन नंबर 16 में भी यही बात थी, लेकिन आगे उसने कहा फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। अब ऑफिस में कहाँ इस्तेमाल किया फिलहाल उसने वो खर्चा नहीं बताया हमें, तो हम खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिलहाल जो हमारी एंट्री होगी वो बैंक से पैसे निकलवाने की एंट्री होगी। याद रखना है बच्चे समझ लेते हैं कि विड्रॉ का वर्ड है तो ड्राइंग्स आना है, तो एक कंसेप्ट क्लियर रखना है आपने, विड्रॉ की वजह से ड्राइंग्स नहीं आता, ऑनर यूज या प्राइवेट यूज की वजह से ड्राइंग्स आता है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑनर और प्राइवेट यूज का जिक्र नहीं है तो ड्राइंग्स नहीं आएगा। तो फिर आएगा क्या, उसने कहा विड्रॉ किए बैंक से, ये जो हमने पहली एंट्री पढ़ी थी बैंक में पैसे जमा करवाने की, ये उसकी उल्ट एंट्री है। वो देखिए वो हमने एंट्री क्या की थी, पहली एंट्री जब बैंक में पैसे जमा करवाए थे तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया था और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था। लेकिन अब वो कह रहा है बैंक से पैसे निकलवाए हैं, यानी अब इस एंट्री को उल्ट कर देंगे, यानी बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, और बैंक में से पैसे कम हो रहे हैं और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी हमारे पास कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की देखते हैं पेड रेंट टू ओनर ऑफ द बिल्डिंग इन विच बिजनेस इज सिचुएटेड। कहता है जिस बिल्डिंग में हमारा कारोबार है उसके ओनर को रेंट पे किया। तो पेड के वर्ड की वजह से पता चलेगा हमें कि ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का रूल हमने पढ़ा था कि हमेशा अपने नाम से डेबिट होता है। एक्सपेंस किसको पे किया जा रहा है, क्यों पे किया जा रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो रेंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, एक्सपेंस हमेशा अपने नाम से डेबिट होगा, और बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब आपने जर्नल इस क्वेश्चन का खुद बनाना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट देखे हैं प्रिपेयर जर्नल। तो जर्नल इसको आपने इन तमाम एंट्रीज को जर्नल के फॉर्मेट में उतार लेना है, साथ नरेशन लिखा करनी है, उसको नहीं भूलना। अब हम चलते हैं एक मजीद क्वेश्चन देखते हैं ताकि कुछ मजीद एंट्रीज की हम प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 3, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ एबीसी एंटरप्राइज इन जर्नल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर।
यानी अब जब आप जर्नल बनाएंगे तो ABC एंटरप्राइज टाइटल में आ जाएगा, जर्नल का वर्ड उसके नीचे आ जाएगा, बुक का नाम है, फिर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर तारीख लिख देनी है। इस क्वेश्चन में भी तारीख मेंशन है तो डेट के कॉलम में जो तारीख होगी वो लिखा करनी है और आगे आपने एंट्रीज किया करनी है। तो पढ़ते हैं पहली एंट्री। तो दिसंबर 01 यानी 1 दिसंबर स्टार्ट बिजनेस विद कैश। फिर से स्टार्ट बिजनेस आया तो हमने रूल पढ़ा था कि जहाँ स्टार्ट बिजनेस आए वहाँ कैपिटल होता है। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट करेगा वो चीज वो एसेट वो बिजनेस में आएगा, और बिजनेस में जब एसेट आता है तो डेबिट करते हैं। ये हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट किया जाए वो चीज डेबिट हो जाती है। तो देखिए उसने स्टार्ट किया बिजनेस किस किस से, कैश से, तो कैश डेबिट होगा, मशीनरी से मशीनरी भी डेबिट होगी, और स्टॉक से तो स्टॉक भी डेबिट होगा। तो देखें जब हम एंट्री करेंगे 3 अकाउंट डेबिट होंगे, कैश 1 लाख से, मशीनरी 80,000 से, स्टॉक 20,000 से, और 2 कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा भी, जितना सरमाया लगाया है, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लें तो टोटल सरमाया लगाया उसने 2 लाख रुपए का। तो कैपिटल अकाउंट के सामने वैल्यू आएगी 2 लाख जो हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे, और जो डेबिट है वो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लिखने का तरीकाकार वही रहेगा, तीनों डेबिट को इकट्ठा अपने डेबिट वाली साइड पे लिखना है और उसके नीचे टू कैपिटल अकाउंट लिख देना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। बॉट गुड्स ₹30,000 फ्रॉम बी एंड कॉर्पोरेशन ऑन डेबिट। निशानी हमने पढ़ी थी कि पार्टी नेम आ जाए या ऑन डेबिट या ऑन क्रेडिट आ जाए तो यहाँ से पता चलता है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि हमने जहाँ कैश लिखना होता है हम वो कैश नहीं लिखते, उसकी जगह पार्टी का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि ये उधार की ट्रांजेक्शन होती है। फिर दूसरा रूल देखें, इसमें बॉट का वर्ड आया, बॉट मीन्स परचेज। तो परचेज जब भी गुड्स करें तो हमने रूल पढ़ा था तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो देखिए एंट्री आ जाएगी हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट टू बी एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट क्रेडिट। ये रूल हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी पार्टी नेम लिखना होता है तो पार्टी नेम के साथ पोस्ट ऑफिस लगा के अकाउंट का वर्ड लिखते हैं। नेक्स्ट देखें, फिर उसने कहा है दिसंबर 7 में पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज बाय चेक। पेड के वर्ड से पता चलेगा कि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का रूल था ये नहीं देखना किसको पे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, एक्सपेंस हमेशा अपने नाम से डेबिट होता है। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास सैलरीज अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पेमेंट बाय चेक कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी सैलरीज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, उसने कहा है जी गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट देखते हैं जी, उसने कहा है गुड्स रिटर्न टू बी एंड कॉर्पोरेशन। देखिए बी एंड कॉर्पोरेशन हमने पहले भी पढ़ा, बी एंड कॉर्पोरेशन से हमने चीजें खरीदी थी। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम चीजें रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम चीजें रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एंट्री आ जाएगी वो पहले वाली एंट्री की उल्टा आ जाएगी। पीछे देख लेते हैं, जब हमने ये देखें बॉट गुड्स की थी बी एंड कॉर्पोरेशन से, तो एंट्री की थी हमने परचेज अकाउंट डेबिट और बी एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट क्रेडिट। अब हम बी एंड कॉर्पोरेशन को चीजें वापस कर रहे हैं। अकाउंटिंग का एक जनरल रूल याद रख लें, जब भी हम रिटर्न करते हैं चीजें वापस करते हैं तो ओरिजिनल एंट्री को उल्ट कर दिया करते हैं। यानी अब जो हमारे पास एंट्री आ जाएगी रिटर्न वाली, बी एंड कॉर्पोरेशन को क्रेडिट की बजाय डेबिट कर देंगे, और परचेज को हम डेबिट की बजाय क्रेडिट कर देंगे, लेकिन साथ रिटर्न का वर्ड लिखेंगे ताकि निशानी रहे। तो देखते हैं हम एंट्री हमारे पास क्या है। तो देखें हमने एंट्री क्या की, बी एंड कॉर्पोरेशन को डेबिट कर दिया, टू परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। नंबर 16 देखते हैं, उसने कहा पेड 6,000 वेजेस, 6,000 पे किया है वेजेस का। तो पेड के वर्ड्स के पता चल जाएगा हमें कि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा अपने नाम से डेबिट होता है। तो हमने एंट्री करनी है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश बिजनेस में से जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। जनवरी 20 पेड टू बी ₹28,000 थ्रू चेक। देखिए हमने चीजें खरीदी थी बी से 30,000 की,
फिर हमने 12 तारीख वाली एंट्री में पढ़ा कि 2,000 रुपये की चीज़ें वापस कर दी, तो रिमेनिंग रह जाएगा 28,000। अब इस एंट्री में वो कह रहा है कि बी एंड कॉर्पोरेशन को हमने 28,000 पे कर दिया है। तो हमने रूल पढ़ा था पर्सनस का कि अगर पर्सन रिसीविंग हो तो डेबिट होता है, गिविंग हो तो क्रेडिट होता है। इस वक्त हम पे कर रहे हैं मिस्टर बी एंड कॉर्पोरेशन को, तो बी एंड कॉर्पोरेशन पैसे रिसीव करेगा, तो वो रिसीविंग पर्सन हुआ, इसलिए बी एंड कॉर्पोरेशन को हम कर देंगे डेबिट, और पे करें थ्रू चेक तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि पैसे जाएंगे बैंक से। याद रखना है यहाँ पे भी पेड का वर्ड है, तो एक्सपेंस नहीं समझ लेना, क्यों यहाँ पे एक्सपेंस का कोई नाम आया नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर 16 में पेड का वर्ड था, लेकिन आगे वेजेस लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि एंट्रीज करने के लिए जो लेक्चर नंबर 1 मेरे चैनल पे भी पड़ा हुआ है, जो आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 करवाया था, जिसमें था व्हाट इज अकाउंटिंग और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाले नाम से जो लेक्चर है, वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए, जिसमें सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं, ताकि आपका ये डिसीजन यहाँ गलती ना हो। तो क्योंकि देखें इसमें पेड बी एंड कंपनी को किया था, एक्सपेंस का नाम नहीं है, इसलिए एक्सपेंस के नाम से कुछ डेबिट नहीं हुआ, बल्कि बी एंड कंपनी को डेबिट किया है, बी एंड कॉर्पोरेशन को डेबिट किया है, बल्कि हमने बी एंड कॉर्पोरेशन को डेबिट किया है क्योंकि वो रिसीविंग पर्सन है। नेक्स्ट देखते हैं। 21 में वो कहता है obtain लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है। तो देखें बैंक से लोन लेने का प्रोसीजर क्या होता है कि बैंक आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। जब भी आप बैंक से कर्जा लेंगे, बैंक कभी भी आपको कैश नहीं देगा। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफर कर देगा, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो देखें जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट में इजाफा होगा तो उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, और लोन हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का रूल हमने पढ़ा था कि हमेशा क्रेडिट होती है जब भी इसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे, और बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है लोन वापस करना है, और जो लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 25 में उसने कहा है सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज भी गुड्स को कहते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे आएगा सोल्ड गुड्स वाली ही एंट्री करेंगे। तो सोल्ड गुड्स याद हो तो रूल पड़ा था, गुड्स सेल करें तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब भी सेल करें बिजनेस में पैसे आते हैं तो कैश को डेबिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। फिर 28 पढ़ते हैं, उसने गुड्स स्टोलन। अच्छा कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन होती हैं, इनको याद रख लें। जो भी नुकसानात होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जिस चीज का नुकसान होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। देखिए अगर पैसे ज़ाया होते हैं तो मैं कैश को क्रेडिट करता, यहाँ पे गुड्स ज़ाया हो रही है, तो गुड्स का अकाउंट तो हमने परचेज के नाम से लिखा होता है। अगर आपको रूल याद हो तो रूल हमने पढ़ा था कि जब भी परचेज गुड्स करनी है तो उसको गुड्स के नाम से नहीं बल्कि परचेज के नाम से डेबिट करना है। इट मीन्स इस नुकसान को रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज को अब क्रेडिट करेंगे। ये चंद उन ट्रांजैक्शन में शामिल हैं जिनमें परचेज क्रेडिट होता है, वरना हमने रूल पढ़ा था कि परचेज हमेशा डेबिट ही होता है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो जब भी गुड्स का नुकसान होगा, गुड्स की चैरिटी करेंगे, गुड्स गुम जाएंगी, गुड्स आग लगने से ज़ाया हो जाएंगी, तो ये चंद वो केसेस हैं जिनमें हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, और जो रीज़न है नुकसान होने की उसको डेबिट करेंगे। तो देखें हमारे पास एंट्री आ जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, क्योंकि चोरी हो गई थी, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट बाय रीजन डेबिट, और टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एंट्री हमारे पास 31 पे रॉयल्टी। अब रॉयल्टी हमारा खर्चा होता है, पे के वर्ड से पता चलेगा कि हम एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर रिसीव रॉयल्टी होता तो हम इनकम की एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे है पे रॉयल्टी, तो एक्सपेंस रूल पढ़ा हमने कि हमेशा अपने नाम से डेबिट होता है, और पैसे बिजनेस में से जाएंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास रॉयल्टी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कुछ एंट्रीज देखी कि जर्नल एंट्रीज हम किस तरह पास करते हैं, जर्नल किस तरह बनाते हैं।